एक नई वीडियो में विषय लेकर आए हैं, समास क्या है और उसके प्रकार क्या होते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं समास क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए शब्द का जब निर्माण होता है तो वह समास कहलाता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं समास को। सूरदास के द्वारा लिखा गया। अब ये दो या दो से अधिक शब्द हैं। अब जब इनसे एक नया शब्द बना रहे हैं, इनका निर्माण कर रहे हैं, तो जैसे आ जाता है सूरदास कृत, यानी कि इनको इकट्ठा कर दिया, नए शब्द का निर्माण हो गया। इसी प्रकार एक और वाक्य लेते हैं, पानी में डूबा हुआ। ये दो या दो से अधिक शब्द है और नए शब्द का निर्माण हो रहा है जलमग्न, तो ये जलमग्न समास है। अब समास के पद जानते हैं। भाषा शास्त्रियों ने समास के दो पद बताए हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद को पहला पद बोलते हैं, उत्तर पद को दूसरा पद बोलते हैं, और इन दोनों के पदों के मेल से ही समस्त पद बनता है। इसके से सामासिक पद या समास भी कहते हैं। अब आइए देखिए, इसको समझते हैं कि कौन सा पद पूर्व पद है, कौन सा पद उत्तर पद है। जैसे नीलकमल, नीलकमल एक समस्त पद है, समास है। तो यहाँ नीला जमा कमल, यहाँ नीला पूर्व पद है यानी पहला पद है, और कमल उत्तर पद यानी दूसरा पद है। और नीला है जो कमल, ये जो है इसको जब तोड़ दिया है जो है या विग्रह कर दिया है, तो इसको बोलते हैं समास विग्रह। आइए अब जानते हैं समास के प्रकार। सबसे पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की जो पहचान है, जिसका पहला पद प्रधान होता है या अवयव होता है। अवयव को समझने के लिए जो है राइट हैंड की ओर जाते हैं। ये वो अविकारी शब्द होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित नहीं होने देते हैं। अब दो दो उदाहरणों से प्रत्येक समास को समझेंगे। सबसे पहले हम अव्ययीभाव के लिखते हैं। रिपीट कर रहा हूं, जिसका पहला पद प्रधान या अवयव होता है। देखिएगा, यथाशक्ति, ये समास है, समस्त पद है। इसका पूर्व पद है यथा और शक्ति उत्तर पद यानी कि दूसरा पद है। और जब इसका समास विग्रह करते हैं, तोड़ते हैं, तो शक्ति के अनुसार आ जाते हैं। इसी का दूसरा उदाहरण देखिएगा अव्ययीभाव का। प्रतिदिन, यहां प्रति पूर्व पद है और दिन उत्तर पद है, तो जब विग्रह करते हैं इसका तो प्रत्येक दिन हो जाता है। आइए तत्पुरुष समास की ओर बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और समस्त पद बनते ही दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अब दो उदाहरणों से इसको भी समझते हैं। जैसे देशभक्ति और राष्ट्रपिता। अब पहले देशभक्ति को लेते हैं। ये समस्त पद या समास है। देश पूर्व पद है और भक्ति उत्तर पद है। अब जब इसका विग्रह करेंगे, देश के लिए भक्ति, तो यहां के लिए कारक का जब लोप हो जाता है, जब हम इसको इकट्ठा यानी कि समस्त पद बनाया था देशभक्ति, तो यहाँ के लिए का लोप यहां पर दिखाई पड़ता है। के लिए का लोप यहां दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार राष्ट्रपिता में, राष्ट्रपिता, राष्ट्र पिता में राष्ट्र पूर्व पद है और पिता उत्तर पद है, तो यहां राष्ट्र का पिता। तो जब यहां देखते हैं राष्ट्रपिता में, यहां का यानी का कारक का लोप है। अब आइए बढ़ते हैं आगे द्विगु समास की ओर। द्विगु समास वो होता है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। आइए जानते हैं, दो शब्दों के माध्यम से इसको भी समझते हैं। नवग्रह, पंच तत्व, दो समस्त पद लिए हैं, समास लिए हैं। पहला है नवग्रह। नव पूर्व पद है और ग्रह उत्तर पद है, 9 ग्रहों का समाहार। और दूसरा है पंच तत्व। पंच पूर्व पद है और तत्व उत्तर पद है, तो यहां 5 तत्वों का समूह। अब दोनों समासों में यहां पहला पद जो है संख्यावाची है, इसलिए यहां द्विगु समास है। आइए बढ़ते हैं द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व समास में की पहचान है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के मध्य में या और शब्द का इस्तेमाल होता है। अब दो उदाहरणों से देखते हैं। दिन और रात मां बाप, या दिन रात मां बाप।
जब इनको पदों में बांटते हैं कि दिन रात को का पूर्व पद है दिन, उत्तर पद है रात, और माँ बाप में माँ पूर्व पद है, बाप उत्तर पद है। अब दोनों का जो है विग्रह करके देखते हैं। पहले दिन रात का, दिन और रात, यहां पर जो योजक होता है वो और में परिवर्तित हो गया है, और दूसरे समस्त पद यानी दूसरे समास में भी माँ बाप में माँ और बाप, यहां जो ये योजक था ये यहां और में परिवर्तित हो गया है, इसलिए यहां द्वंद्व समास है। आइए बढ़ते हैं क्रमधारय समास की ओर। क्रमधारय समास वो होता है जब दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या बहुलता होती है। दो उदाहरणों से क्रमधारय समास को भी समझने का प्रयास करते हैं। नीलकंठ और नीलकमल दो समस्त पद या दो समास हैं। पहले नीलकंठ को देखते हैं, अब इसको पूर्व पद उत्तर पद में बांटते हैं। नीलकंठ में नील पूर्व पद है और कंठ उत्तर पद है, नीला है जो कंठ। इसी प्रकार अगले उदाहरण में देखते हैं नीलकमल, इसका पूर्व पद है नीला और कमल उत्तर पद है। अब नीला है जो कमल, यहां हमने देखना है कि नीलकंठ जो पहला था, नीलकंठ नील विशेषण है और कंठ विशेष्य है, यानी कि यहां क्रमधारय समास है जहां विशेषण विशेष्य का संबंध दिखाई पड़ता है। यहां एक बात ध्यान रखने की होगी बच्चों कि बहुत बार देखने में आया है कि बहुत सारे समास जो हैं क्रमधारय समास और बहुब्रीहि में द्वंद्व या भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो यहां हमें बहुब्रीहि और क्रमधारय समास में अगर अंतर जानना है तो जब हम विग्रह करते हैं, विग्रह करने के बाद ही पता चलता है कि कौन सा समास बन रहा है। अब चलते हैं बहुब्रीहि समास की ओर। बहुब्रीहि समास में इसकी पहचान है जिसमें कोई पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान होता है। दो उदाहरणों से इसको भी समझते हैं। नीलकंठ, यहां पे भी वही समस्त पद उठाया है जो क्रमधारय में है। कारण है इसका यही समस्त पद लेने का, ताकि क्रमधारय और बहुब्रीहि में अंतर स्पष्ट हो सके। नीलकंठ, नील पूर्व पद है और कंठ उत्तर पद है। अब विग्रह जब करते हैं तब पता चल रहा है कि ये यहां पर बहुब्रीहि समास क्यों बन रहा है। कंठ नीला है जिसका, शिव, यहां शिव तीसरा पद है, यहां तीसरा पद आ जाने से बहुब्रीहि समास का आभास हो रहा है, बहुब्रीहि समास बन रहा है। इसी प्रकार लंबोदर जो है समस्त पद या समास को समझते हैं। यहां पर लंबा पूर्व पद है और उदर उत्तर पद है। लंबा है उदर जिसका, गणेश, भगवान गणेश यहां तीसरा पद है, इसलिए यहां बहुब्रीहि समास है। उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से आप जो है समास और उसके प्रकार को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। धन्यवाद।